So, good afternoon everyone. Let's start our class. Last class for electromagnetic induction. आज हमारा electromagnetic induction. So आज के हमारे टॉपिक्स क्या क्या है देखते हैं. तो आज के हमारे मेनली दो ब्रॉड टॉपिक्स हैं. दो ब्रॉड टॉपिक्स हैं. म्यूचुअल इंडक्शन और ट्रांसफॉर्मर्स. दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है. म्यूचुअल इंडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मर्स. अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो करते हो तो एनसीईआरटी यू विल फाइंड ठीक है. इफ यू फॉलो एनसीईआरटी, अगर आप एनसीईआरटी फॉलो करते हो तो आपको ये ट्रांसफार्मर जो टॉपिक है ये इस चैप्टर में नहीं मिलेगा. ये आपको अल्टरनेटिंग करंट एसी में मिलेगा. ठीक है. ये आपको एसी मिलेगा, लेकिन हम लोग इस ट्रांसफार्मर टॉपिक को यहीं पढ़ेंगे बिकॉज ये म्यूचुअल इंडक्शन पे ही बेस्ड है. ठीक है. तो हम लोग एक टॉपिक स्विच करेंगे अपने अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर से. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. तो स्टार्ट करते हैं म्यूचुअल इंडक्शन. अगर लास्ट क्लास आपको याद हो तो मैंने म्यूचुअल इंडक्शन से शुरू भी किया था. ठीक है. म्यूचुअल इंडक्शन मैंने शुरू कर दिया था. बेसिकली म्यूचुअल इंडक्शन होता क्या है. ठीक है. सिंपल सी बात है कि मान लीजिए कोई एक कॉइल आपके पास है और इस कॉइल में मान लीजिए कि आप करंट पास करा रहे हो. तो करंट पास करने से इसके आसपास के रीजन में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा. क्लियर है. मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा और ये इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अगर आसपास में कोई कॉइल को लेके आते हो तो उससे भी फ्लक्स पास करेगा. क्लियर है. यानी एक तो इससे मैग्नेटिक फील्ड होगा और उसी से क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स पास करेगा. तो अगर आप अपने पहले कॉइल में करंट को चेंज करते हो, मान लीजिए कि ये मेरा कॉइल 1 है, मान लीजिए कि ये मेरा कॉइल 1 है और ये मेरा सिंपल एक कॉइल 2 है. इस कॉइल में मान लीजिए कि करंट पास कर रहा है तो इसके वजह से फील्ड क्रिएट हो रहा है. क्लियर है. आपने एक दूसरा कॉइल यहां पे रख दिया. मान लीजिए कि अगर यहां पे हमने करंट को इंक्रीज किया तो इसके थ्रू फील्ड भी बढ़ जाएगा, फ्लक्स भी बढ़ जाएगा. अगर आपने फ्लक्स इसके थ्रू चेंज होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो जाएगा. क्लियर है. तो सिंपल सा अगर डेफिनेशन समझते हो तो इंडक्शन ऑफ ईएमएफ इन अ कॉइल ड्यू टू चेंज इन अनदर कॉइल इज सेड टू बी म्यूचुअल इंडक्शन. दूसरे कॉइल में करंट के चेंज होने की वजह से पहले कॉइल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो जाए, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन. बोलिए क्लियर है क्या? क्लियर है क्या एवरीवन? हैव यू ऑल अंडरस्टूड? सबको आया समझ में? चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव अहेड. मैं इस म्यूचुअल इंडक्शन को समझाना चाहता हूं. ठीक है. तो म्यूचुअल इंडक्शन को सिंपल सी बात कह रहा हूं कि एक इंडक्शन में थ्रू ये आपने एक सिंपल प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल भूल जाओ. इस ऊपर वाले कॉइल को भूल जाओ, दूसरे कॉइल को भूल जाओ, सिर्फ नीचे वाले कॉइल को कंसीडर करो. तो अगर इस कॉइल में क्या हो रहा है, करंट पास कर रहा है और इसकी वजह से फील्ड क्रिएट हो रहा है. तो आपने अगर कोई कॉइल इसके बगल में रखा तो इस कॉइल के थ्रू क्या होगा, फ्लक्स पास करेगा. सही बात है, फ्लक्स पास करेगा. तो ये फ्लक्स कितना पास करेगा ये डिपेंड करता है कि आखिर ये कॉइल आप कहां रख रहे हो. क्लियर, वेयर यू आर प्लेसिंग, और इसका ज्योमेट्री क्या है, इस कॉइल का साइज क्या है. ठीक है. तो यही होता है म्यूचुअल इंडक्शन. अब इस कॉइल में अगर आपने करंट चेंज किया तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. और इसके थ्रू फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा. अगेन इट विल यूज लेंज लॉ. अगेन ये क्या करेगा, लेंज लॉ को यूज करेगा टू इंड्यूस द ईएमएफ. ये दिमाग में रखना है आपने. ठीक है. यही होता है म्यूचुअल इंडक्शन. क्लियर है. अब म्यूचुअल इंडक्शन कॉन्सेप्ट समझ लेने के बाद थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट का सेम डायग्राम. तो मैंने बोला कि फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट थ्रू फर्स्ट कॉइल. सही बात है. जितना करंट पहले कॉइल में होगा उतना ही ज्यादा सेकंड कॉइल जाएगा. तो एक क्वेश्चन आया कि सर तो सेकेंडरी कॉइल में आदित्य मोहन पर्टिकुलर टाइप का करंट जनरेट होगा. एक सेकेंड. सेकेंडरी कॉइल में एक पार्टिकुलर टाइम के लिए ही करंट जनरेट होगा. बिल्कुल सही आदित्य. जब तक आप करंट को चेंज करोगे सेकेंड प्राइमरी कॉइल में तब तक उसमें करंट प्रोड्यूस होगा दूसरे कॉइल में. क्लियर है क्या आदित्य? आदित्य हैव यू अंडरस्टूड? आदित्य आपका क्वेश्चन था कि सर कितने देर के लिए ईएमएफ इंड्यूस होगा सेकेंडरी कॉइल में. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं.
तो अगर आगे देखते हैं तो इसको इसको थोड़ा अगर टर्म्स में लिखना चाहें अगर, तो फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी कॉइल कितना होगा। तो अगर मैं लिखूं कि फॉर वन टर्न फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी कॉइल, क्या लिखोगे, फाई टू। और अगर फॉर एन टर्न्स की बात करते हो, सेकेंडरी कॉइल है तो मैं N2 ले रहा हूं, फॉर N2 टर्न्स टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, टोटल फ्लक्स थ्रू द कॉइल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, N2 इंटू फाई टू, तो टोटल फ्लक्स जो है वो क्या है, N2 इंटू फाई टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू फर्स्ट कॉइल। बोलिए क्लियर है क्या, टोटल फ्लक्स थ्रू सेकेंड कॉइल, सिंपल समझो, ये रिलेशनशिप को समझते हैं। टोटल फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी कॉइल, टोटल फ्लक्स, ठीक है, थ्रू सेकेंडरी कॉइल, या कह सकते हैं सेकेंड कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट थ्रू फर्स्ट, या प्राइमरी कह सकते हो, फर्स्ट कॉइल। क्या ये बात सब समझ में आ गई है, ठीक है। N2 फाई टू इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो यहीं से फाइनल रिलेशनशिप आता है, N2 फाई टू इक्वल्स टू M21 इंटू I1, M21 इंटू I1। आप बोलोगे कि सर पहले कांस्टेंट L आता था, L बोले तो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, अब आता है M होता है कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। बोले क्लियर है, नया टर्म आता है M, इसका यूज बहुत ही कम होता है, बस क्वेश्चन छोटे मोटे क्वेश्चन में होगा M। तो ये M क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, समझिएगा। इसमें M21 नाम दिया है। M21 क्या होता है, यहाँ पे M21 होता है म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू, म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू, बोले क्लियर है क्या, म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू क्या हो गया, क्या सबको यहां तक समझ में आया। अब मैंने बोला कि चलो एक रिलेशनशिप तो आ गया, लेकिन अगर हमने रिवर्स कर दिया सिचुएशन, अब कॉइल 1 में करंट नहीं है, कॉइल 2 में करंट है, कॉइल 2 में करंट है और 1 के थ्रू फ्लक्स है, तब क्या करेंगे। तो उस केस के लिए हमने लिखा सिंपल रिलेशनशिप, अच्छा तो टोटल फ्लक्स थ्रू फर्स्ट कॉइल इक्वल्स टू करंट थ्रू सेकंड कॉइल, और ये M क्या हो जाएगा, M12, क्लियर है क्या, M21, और इस केस में कितना हो गया, M12, यानी इस बार M12 मतलब म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, क्लियर है। यानी 1 में दो अरेंजमेंट है, 1 में करंट पास किया, दूसरे में फ्लक्स चेक किया, फिर दूसरे में करंट पास किया, पहले में फ्लक्स चेक किया। और हमने जब इसको सिमेट्रिसिटी से देखा तो हमने पाया कि दो क्वाइल्स के लिए जो M12 होता है वो M21 के इक्वल होता है, और इसको टोटल में क्या कहते हैं, M। बोलिए क्लियर है क्या। तो आप बोलोगे सर इतना क्यों पढ़ाया, फिर जब दोनों तरफ से M सेम ही होना है तो दिमाग लगाने जरूरत क्या है, हाँ जरूरी है, बिकॉज हमने देखा कि अगर 1 में करंट है, दूसरे में अगर फ्लक्स चेक करना है, उस केस में दूसरे में करंट और पहले में फ्लक्स चेक करना है, तो ये किन चीजों पर डिपेंड करता है, क्लियर, क्या समझ में आया। तो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन में हमने देखा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में अगर देखो, मैं यहाँ पे लिखा होगा इंपॉर्टेंट में, कि सिंपल एक रिलेशनशिप क्या आया, N1 फाई1 इक्वल्स टू M12 इंटू I2, एंड दूसरा आया N2 फाई2 इक्वल्स टू M21 इंटू फाई1। वॉइस लैग कर रहा है, just give me a second, मैंने गलत वाईफाई कनेक्शन, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैंने गलत वाईफाई कनेक्शन किया हुआ। कोई गाली गा रहा है,
चलिए अब आई थिंक अब मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी आप लोग को। जस्ट जस्ट गिव मी अ सेकंड। अब मेरी आवाज होपफुली क्लियर आई है। चलिए देखते हैं। तो पहला रिलेशनशिप तो आ गया अपना कि ये दोनों साइड से अगर हमने देखा कॉइल में, तो म्यूचुअल इंडक्शन में एक बात आया कि 1 को 2 के रिस्पेक्ट में देखो या 2 को 1 के रिस्पेक्ट में देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड M12 इक्वल्स टू क्या हो गया, M21, ठीक है, व्हिच इज फाइनली कंसीडर्ड टू बी M। किसी भी दो कॉइल के बीच के म्यूचुअल इंडक्टेंस को कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं M से, ठीक है। 1 I1 होगा, कहां पे I1 होगा, अच्छा यहाँ पे I1 सही सही है, चलिए ठीक है I1। एक सेकंड, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज आखिर ये कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। सेल्फ इंडक्शन में देखा था ज्योमेट्री पे डिपेंड करता था और मीडियम पे डिपेंड करता था। म्यूचुअल इंडक्शन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा देखते हैं, ठीक है। फैक्टर्स ऑन which M depends। M मतलब कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, M डिपेंड्स। देखते हैं पहला फैक्टर कौन सा है, ज्योमेट्री। ऑब्वियसली ज्योमेट्री होगा, कॉइल की ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ज्योमेट्री अभी दिखाऊंगा, अभी एक प्रूफ करके भी है, तुरंत प्रूफ करूंगा तो पता चलेगा। दूसरा है आपका मीडियम, ये भी सही है, ये दोनों तो आप बोलोगे एल में भी तो यही था। तीसरा फ्लक्स लिंकेज। मुझे आप बताओ कि दो कॉइल को ऐसे रखें और दो कॉइल को ऐसे रखेंगे, अगर ऐसे रख दें, दूर रख दें अगर, तो क्या सेम कंडीशन होगा क्या, नहीं, कंडीशन बिल्कुल सेम नहीं होगा। दो कॉइल को यहां रखना और यहां रखने में फर्क है, दोनों कॉइल में फ्लक्स का लिंकेज बदल जाएगा। तो हम इसीलिए कहते हैं कि ये इस पे भी डिपेंड करता है हाउ यू हैव केप्ट द टू कॉइल्स, दो कॉइल्स को आप कैसे रखे हो। बोले क्लियर है क्या, इस सिंपल कह सकते हो ओरिएंटेशन ऑफ टू कॉइल्स। फ्लक्स लिंकेज में ये भी लिख सकते हो ओरिएंटेशन ऑफ टू कॉइल्स, लिख देता हूं यहां पे ओरिएंटेशन ऑफ टू कॉइल्स। क्या सबको मेरी बात समझ में आई क्या, कि M जो है वो बेसिकली तीन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। एक तो है ज्योमेट्री, दूसरा है मीडियम और तीसरा है फ्लक्स लिंकेज, कैसे ये फ्लक्स एक दूसरे से लिंक्ड है। खैर ये तीनों पॉइंट के बाद हम समझते हैं जो ऊपर में व्हाइट में लिखा गया है, इसको समझते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। अब आपको लगता होगा कि M जो है वो वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, कोई तरीका है क्या। तो एक बात तो याद रखना कि जो M के बारे में सिंपल कंडीशन है कि जो म्यूचुअल इंडक्शन दो कॉइल्स के बीच का जो म्यूचुअल इंडक्शन होता है मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू अंडर रूट L1 इंटू L2। दोनों कॉइल का, पहला कॉइल का L1 होगा, दूसरे कॉइल का सेल्फ इंडक्शन का होगा L2 होगा, क्लियर है। तो दोनों कॉइल के अंडर रूट L1 इंटू L2 के हमेशा कम होगा, क्लियर है। यानी अगर समझ लो, सीधा सवाल समझो कि अगर 100% फ्लक्स लिंक्ड है, 100%, यानी दोनों कॉइल ऐसे रखे गए कि पहला कॉइल का सारा फ्लक्स दूसरे कॉइल से पास कर रहा हो, उस केस में जो होगा, यानी उस समय क्या होगा, मैक्सिमम मिलेगा हमको। उस समय हमको कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन क्या मिलेगा, मैक्सिमम। और कितना होगा, अंडर रूट L1 इंटू L2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन का मैक्सिमम वैल्यू जानते हैं, अंडर रूट L1 इंटू L2। और ये कब मिलेगा, जब अब अज्यूम करेंगे कि पहले कॉइल का 100% फ्लक्स दूसरे कॉइल से भी पास कर रहा हो, क्लियर है। ये ऑलमोस्ट कभी नहीं होता, लेकिन हाँ इससे ज्यादा आपको कभी भी नहीं मिलेगा, क्लियर है क्या। दूसरा वाला पॉइंट समझते हैं कि अगर मान लीजिए, दूसरा वाला पॉइंट सबसे कम यूज है, शायद कभी यूज ही ना हो, ठीक है। दूसरा वाला पॉइंट ये कि मान लीजिए कि एक कॉइल है और एक और कॉइल ले लिया, दो इंडक्टर्स हैं, ठीक है, दोनों को सीरीज में लगा दिया। तो इसके वजह से अगर L इक्विवेलेंट कोई पूछता है तो एक तो अपना L1 का होगा। सीरीज में जानते हो क्या होता है, आप सीरीज जानते हो क्या होता है, L1 प्लस L2, और आप यही पढ़े हो। लेकिन अब थोड़ा ट्विस्ट कितना क्या है कि अब हम ये पढ़ रहे हैं कि उसमें कुछ एरर आ सकते हैं, क्यों एरर आ सकते हैं, समझिए इस बात को। क्योंकि
पहले कॉइल की वजह से दूसरे कॉइल में भी कुछ फ्लक्स का चेंज होगा और दूसरे कॉइल में पहले कॉइल की वजह से भी कुछ चेंज होगा। क्लियर है? इसके वजह से दोनों में कुछ हल्का एक एडिशनल फैक्टर भी आ जाएगा, वो क्या होता है, +-2m। क्लियर है? जनरली इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन अगर दो कॉइल सीरीज में हो तो उस वक्त इक्विवेलेंट एल में +-2m भी कंसीडर हम लोग करते हैं। क्या सबको बात समझ आई क्या? हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस? ठीक है, दो पॉइंट मैंने बोला, एक तो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन हैज इट्स लिमिटेशन, इट कांट गो अबव √L1 into L2। दूसरी पॉइंट, L इक्विवेलेंट जो है √L1 + L2 होता है, लेकिन +-2m भी एक फैक्टर ऐड हो जाता है। ठीक है, +-2m। बोले क्लियर है? सही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक डेरिवेशन करेंगे तो ही मजा आएगा, जब तक डेरिवेशन नहीं करेंगे तब तक मजा नहीं आएगा। ठीक है, अब आप बोलोगे डायग्राम तो नहीं समझ आया। मिली क्या नहीं आया? मिली बताइए, क्या ये पॉइंट समझ में नहीं आया? दूसरा वाला मिली, मैं दोबारा बता देता हूं। मैंने बोला हाँ, कैसे अप्लाई कर, देखो सिंपल सी बात है, चलो समझ लो, मैं इसको रब भी कर दूंगा। लेकिन मान लीजिए ये L1 है और ये L2 है। ठीक है, सर्किट में मैंने बोला L इक्विवेलेंट निकालो। L इक्विवेलेंट निकालने को बोलता हूं तो क्या करते हो आप? क्या करते हो? L1 और क्या करते हो? L2। क्लियर है? L1 और L2 ये दो है। ठीक है, तो आप L इक्विवेलेंट को कहते हो, मान लो L1 + L2। लेकिन एक दिक्कत है। ठीक है, अगर इसमें करंट का चेंज होगा पहले कॉइल में, तो दूसरे कॉइल में फ्लक्स का चेंज होगा। पहले कॉइल में अगर, जस्ट वन सेकंड, शाश्वत म्यूट कर देता हूं। पहले कॉइल में अगर आप फ्लक्स का चेंज करोगे तो दूसरे कॉइल में भी अपने आप चेंज हो जाएगा फ्लक्स। ठीक है, तो इसकी वजह से इसमें भी एक, इसके वजह से एक इफेक्ट आया, और दूसरे पहले वाले में, दूसरे वाले में पहले वाले की वजह से इफेक्ट आया। तो इसके फैक्टर को ऐड करने के लिए हम लगाते हैं +-2। क्लियर है क्या? +-2m। ये L इक्विवेलेंट फर्क आता है, इसका बहुत ही मिनिमम यूज, आई थिंक कह सकते हो कि इग्नोर करना है इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं रब करता हूं। अब आते हैं, हमने पढ़ा था सेल्फ इंडक्शन ड्यू टू सिंगल सोलेनॉइड। सोलेनॉइड हमने पढ़ा था कि सोलेनॉइड की वजह से सेल्फ इंडक्शन क्या होता है। आज हम पढ़ने वाले हैं दो सोलेनॉइड पे दो कॉइल्स अगर रैप्ड अप होंगे, दो कॉइल्स अगर सोलेनॉइड शेप में होंगे, तो उस केस में कैसे क्या होगा म्यूचुअल इंडक्शन। तो हमने क्या किया कि हमने एक कॉइल लिया, हमने एक कॉइल लिया कुछ, जस्ट गिव मी, ठीक है, या मैं थोड़ा इसको और साफ से रब करके बना दूं अगर, ठीक है, मान लेते हैं ये, मान लेते हैं ये लिया। ठीक है, ये है आपका कॉइल 1, पहला वाला क्या है, कॉइल। एक और ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं, दूसरा लेते हैं कॉइल 2। क्लियर है? दूसरा लेते हैं कॉइल 2। ठीक है, कॉइल 1 एंड कॉइल 2। ठीक है, ये अपना है कॉइल 2, कॉइल 2। क्लियर है? मैं बड़ी सिंपल सी बात कह रहा हूँ, पहला कॉइल जो है वो सिंपल N1 टर्न्स का है, उससे करंट पास कर रहा है कुछ आई, उससे करंट पास कर रहा है कुछ आई। क्लियर है? आई करंट पास हो रहा है, और दूसरा कॉइल भी उसके जस्ट बगल में हमने रख दिया। ठीक है, और हम मानते हैं कि हम कंडीशन अज्यूम करते हैं कि जितना भी पहला कॉइल से फ्लक्स है वो दूसरे कॉइल से भी पास कर रहा है। ठीक है, वी अज्यूम, बहुत बड़ा अजम्पशन हम करने वाले हैं, वी अज्यूम 100% फ्लक्स लिंकेज। देखते हैं, तो सबसे पहला मुझे बताओ कि पहला कॉइल की वजह से फील्ड कितना होगा, पहला कॉइल की वजह से फील्ड कितना होगा। अगर मैं फर्स्ट कॉइल की वजह से अगर देखूं
फील्ड कितना होगा, फील्ड, तो क्या कह सकते हैं, क्या म्यू नॉट इंटू एन इंटू एन वन इंटू आई, कह सकते हैं क्या, म्यू नॉट इंटू एन वन इंटू आई, हो गया, B1 हो गया। दूसरे को देखते हैं, यही फील्ड जो है वो क्या हो रहा है, सेम फील्ड क्या हो रहा है, इससे भी पास कर रहा है, सेम फील्ड इससे भी पास कर रहा है, कितना, म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई, आई अपना लिख लिया, आई अपने पास हमने ज्यूम कर रखा है आई। फिर अब मैं अगर बोलूं कि, अगर मैं बोलूं कि फ्लक्स थ्रू सेकंड कॉइल कितना होगा, फ्लक्स थ्रू सेकंड कॉइल कितना होगा, सेकंड कॉइल इक्वल्स टू, फ्लक्स थ्रू सेकंड कॉइल होगा सिंपल N2 इंटू फाई टू, यानी लिख सकते हैं N2 इंटू फाई टू कितना है, B इंटू एरिया ऑफ टू। क्लियर है, हमने मान रखा है कि सबका एरिया सेम है, अज्यूम कर लिया है कि सबका एरिया सेम है, तो क्या हो जाएगा N2 इंटू बी इंटू ए। क्लियर है, N2 बोले तो नंबर ऑफ टर्न्स। क्लियर है, हम जानते हैं कि फ्लक्स थ्रू सेकंड कॉइल यानी N2 फाई टू जो होगा, N2 फाई टू इक्वल्स टू M इंटू M21 M12 नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ M लिख रहा हूं क्योंकि हमने मान देख लिया था कि सब एक ही होता है, M इंटू आई। क्लियर है, N2 फाई टू इक्वल्स टू M इंटू आई, आई मतलब करंट इन फर्स्ट कॉइल। अब इक्वल्स टू अगर इक्वेट करें तो क्या हो जाएगा, N2 इंटू बी इंटू ए इक्वल्स टू M इंटू आई। क्लियर है, थोड़ा इसको और सब्स्टिट्यूट करता हूं, N2 इंटू बी के जगह क्या लिख सकते हो, म्यू नॉट N1 इंटू आई इंटू ए इक्वल्स टू M इंटू आई। बोलिए क्लियर है क्या, अगर मैं आई को कैंसिल कर दूं तो क्या बचा, M इक्वल्स टू म्यू नॉट N1, अगर N2 को लिख सकता हूं क्या, N2 इंटू एल लिख सकता हूं, N2 इंटू एल लिख सकता हूं इंटू एरिया, तो फाइनल फॉर्मूला बन गया M इक्वल्स टू म्यू नॉट N1 N2 A इंटू एल। याद रखिएगा L की वैल्यू क्या थी, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन क्या था, म्यू नॉट, क्या था, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल, और यहाँ पे बस क्या हो गया, म्यू नॉट N1 इंटू N2 इंटू ए इंटू एल, यही बस फर्क हुआ है और कोई फर्क नहीं हुआ है। बोलिए क्लियर है क्या, मैं बोल रहा हूँ कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ड्यू टू सोलेनॉइड जो आया है वो क्या आया है, म्यू नॉट N1 N2 इंटू ए इंटू एल। क्या किसी को डाउट है क्या इसमें, एनीवन, फिर से कह रहा हूं लॉजिक यही है, लॉजिक अपना सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक अगर कोई है तो यही है, टोटल फ्लक्स थ्रू सेकंड कॉइल इक्वल्स टू M इंटू करंट इंटू M इंटू आई। क्लियर है, ठीक है, टोटल फ्लक्स बाई करंट, सीधा सीधा M निकालना है, हमने टोटल फ्लक्स निकाला N2 इंटू फील्ड इंटू एरिया, फील्ड हमने देख लिया था क्या होगा, फील्ड इंटू एरिया कर दिया, तो M की वैल्यू क्या आया, म्यू नॉट N1 N2 इंटू ए अपॉन ए इंटू एल। कोई डाउट है तो पूछो, एनीवन हैविंग एनी डाउट इन दिस टॉपिक प्लीज आस्क, नहीं आया समझ में दोबारा समझा दूंगा, और इतना कम इंपॉर्टेंट ना समझना, ये इसका फ्रीक्वेंसी बहुत है इस क्वेश्चन के आने का। अदनान महफूज हैज रेज्ड हिज हैंड, इफ यू वांट टू से एनीथिंग अनम्यूट करो, बोलो, बोलिए अदनान। ओके ओके ठीक है, चलो बढ़िया। अदनान ने कहा कि सर एक बार समझा दीजिए, ठीक है मैं समझा देता हूँ, ठीक है, मैं आपको एक अटेम्प्ट इस पे और लेता हूँ, ठीक है, आप ध्यान से देखो क्योंकि इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है, बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, ठीक है, मैं अब इसको थोड़ा सा इसको रखता हूँ, जानबूझ के हटा रहा हूँ, चाहता तो इस पर दोबारा लिख सकता था लेकिन नहीं, फिर से वही चीज लिखूंगा। चलो देखो, मैंने बड़ी सिंपल सी बात की, देखो सिंपल सी बात है कि अपने को क्या चाहिए, अपने का रिलेशनशिप जानते हैं कि टोटल फ्लक्स थ्रू सेकंड कॉइल N2 इंटू फाई टू इक्वल्स टू N2 इंटू फाई टू इक्वल्स टू M1221 नहीं लिख रहा हूँ इंटू सीधा सीधा करंट थ्रू फर्स्ट कॉइल, ठीक है, आई लिखा है, I1 भी लिखते तो चलता, ठीक है, टोटल फ्लक्स थ्रू सेकंड कॉइल इक्वल्स टू M इंटू आई, ठीक है,
तो बड़ी सिंपल सी बात है कि टोटल फ्लक्स थ्रू सेकंड कॉइल अपने को निकालना, सीधी सी बात। टोटल फ्लक्स थ्रू सेकंड कॉइल, यही अपना मकसद है। इक्वल्स टू क्या कह सकते हैं हम लोग, इक्वल्स टू क्या कह सकते हैं, N2 इंटू फाइव टू इक्वल्स टू N2 इंटू फाइव टू क्या होगा, इसके थ्रू फ्लक्स कितना होगा। तो आप सीधे सीधे कह सकते हो कि इसके थ्रू जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। एक कॉइल के थ्रू फ्लक्स कितना होगा, N2 नंबर ऑफ टर्न्स लगा दिया तो आपका एक टर्न के थ्रू फील्ड के फ्लक्स कितना है, B इंटू ए। क्लियर है क्या, B इंटू ए। क्लियर है। तो अब N2 इंटू बी इंटू ए आ गया अपने पास। मैं कह रहा हूं कि फील्ड क्या है, फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। क्लियर है क्या, म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। म्यू नॉट इंटू एन किसका, फील्ड किसका है, 1 की वजह से है, और आई तो अपन जानते हैं आई लेना है अपने को, म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई पुट कर देते हैं। तो टोटल फ्लक्स इक्वल्स टू आ गया अपने पास N2 इंटू म्यू नॉट N1 इंटू आई इंटू एरिया इक्वल्स टू M इंटू आई। ठीक है, टोटल फ्लक्स इक्वल्स टू M इंटू आई। ठीक है, आई तो कैंसिल हो जाएगा अपना, M की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट N1 N2 A। क्लियर है, दोनों टर्म्स अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, तो क्या लिखते हैं, म्यू नॉट N1 N2 A L। N2 को स्मॉल N2 इंटू L लिख सकते थे, तो फाइनल M की वैल्यू आई म्यू नॉट N1 N2 A इंटू L। इस रिलेशनशिप से आपको क्या क्या निकल के आता है कि कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन सबसे पहले म्यू नॉट पे डिपेंड करता है। म्यू नॉट बोले तो मीडियम, N1 N2 AL ये सब क्या है, ज्योमेट्री है। दो फैक्टर्स को हमने कंसीडर कर लिया, और तीसरा जो ओरिएंटेशन वाला फैक्टर था ये हमने पहले अज्यूम कर लिया था कि 100% फ्लक्स पास करेगा। बोलिए आया समझ में क्या, हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, क्या ये डेरिवेशन सबको समझ में आया क्या। ठीक है, एक काम करते हैं, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा रिकॉल कर लेते हैं म्यूचुअल इंडक्शन में। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन में अभी तक पढ़ा भाई सेल्फ इंडक्शन वाली बात है। ठीक है, सिंपल लिख सकता हूँ N2 phi 2 equals to M into I। N2 phi 2 equals to M into I। ठीक है, अगर कोई आपको बोलता है कि EMF इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल कितना हो, EMF इंड्यूस्ड, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, माइनस टाइम्स N2 इंटू डी फाई 2 अपॉन डी टी, या इसको लिख सकते थे माइनस एम डी आई अपॉन डी टी। क्लियर है क्या, याद रखना है एम माइनस एम डी आई अपॉन डी टी, ये है आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हमने सेल्फ इंडक्शन में भी यही पढ़ा था, माइनस एम डी आई अपॉन डी टी। अगर इसी में कोई बोल दे कि एवरेज ईएमएफ इंड्यूस बताओ, एवरेज बताओ, तो एवरेज के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, माइनस एम डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। अगर कोई बोलता है इंस्टेंटेनियस बताओ, माइनस एम डी आई अपॉन डी। बोले क्लियर है क्या, सबको आ गया समझ में, क्यों ना क्वेश्चंस करते हैं कुछ, क्यों ना क्वेश्चंस करते हैं, बिना क्वेश्चन के समझ में नहीं आएगा आगे टॉपिक। चलिए सब लोग क्वेश्चन को पढ़ें ध्यान से। पोल लॉन्च कर दे रहा हूं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखते हैं, सही है वैसे। वेरी गुड, सही है निखिल।
सही है श्रेया, 100% करेक्ट. We have got 7 replies. Great. सही है लेखिका. सुरुचि सही है. सही है सुरुचि. मुझे लगता है क्लास में बताया हुआ क्वेश्चन है ये गलत नहीं होना चाहिए. जो आप लोग 5 स्टूडेंट अभी गलत दिया आंसर. 2 कॉइल्स के L1 L2 दिए गए हैं. L1 पता है अपने को 100 mH, L2 पता है अपने को 400 mH. ठीक है. M इक्वल्स टू अंडर रूट L1 L2. याद है मैक्सिमम वैल्यू क्या होता था? M इक्वल्स टू अंडर रूट L1 इंटू L2. भूल गए? नहीं जल्दी. क्लियर हुआ? M इंटू अंडर रूट L1 इंटू M इक्वल्स टू अंडर रूट L1 इंटू L2. मैक्सिमम वैल्यू यही होती थी. क्वेश्चन पूछ रहा है 4 एम्पियर सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है और उसका कोई रोल नहीं था. बोलिए क्लियर है? 200 मिली हेनरी. ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को. मुझे लगता है इसमें कुछ खास था नहीं. बन गया ये क्वेश्चन, खत्म हो चुका है. आगे बढ़ते हैं. सब लोग इस क्वेश्चन को पढ़े ध्यान से. सिंपल क्वेश्चन अगेन. ये भी बताया है. के का कोई रोल क्या है? मतलब अधिकतर समझा नहीं. क्या पता कुछ के मतलब क्या कहना चाहते हो? नित्या के का कोई रोल? और उसको डिटेल कर सकते हो क्या? और रेट के बाद कितना वैल्यू है ये पूछ रहे हो? 15 लग रहा है. 15 वैल्यू. 15 15.0 एम्पियर पर सेकेंड. 15.0 एम्पियर पर सेकेंड. ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. नहीं अच्छा हाँ सही बात है. मैं कह रहा था कि जो k की वैल्यू होती है, आपने पूछा है कि सर एक्चुअली m इक्वल्स ऑलवेज लेस देन इक्वल टू, आपने बोला अंडर रूट L1 इंटू L2. ठीक है. तो यहाँ पे m इक्वल्स टू क्या हो जाता है? अंडर रूट L1 इंटू L2. k टाइम्स कह रहे थे. k की वैल्यू जो होती है आदित्य 1 होती है फॉर 100% फ्लक्स लिंकेज. क्लियर है क्या? आया समझ में आदित्य? देखते हैं निशा. हमारे पास अभी तक मैं पोल लॉन्च नहीं किया. क्या मैंने पोल लॉन्च कर दे रहा हूँ. आप इधर उधर आंसर मत दो. व्हाट आंसर? हमारे पास काफी लोगों ने आंसर डी दिया है शायद. सही है लेखा. वेरी गुड. बहुत बढ़िया. बहुत बढ़िया. ठीक है. आप लोग लॉजिक समझ गए क्वेश्चन का. अगर ये बन चुका है ठीक है. इस केस में अपने पास आएगा M12 और इस केस में अपने पास आएगा M21. क्लियर है? एंड फाइनली M12 मस्ट बी इक्वल टू M21. बोलिए यही लॉजिक लगाया क्या सब लोगों ने? क्या यही लॉजिक लगाया क्या क्वेश्चन में? बढ़िया. समझिए इस बात को. पहले में करंट डालो, दूसरे में चेक करो, दूसरे में करंट डालो, पहले में चेक करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा.
Two coils are at fixed location. Two coils are at fixed locations. When coil 1 has no current and coil 2 in coil 2 increases at the rate of 15 ampere per second, then EMF in coil 1 is 25 millivolt. Yani EMF induced equals to minus M12 into di upon dt. M12 into di upon dt. EMF induced क्या होगा? M1 और यहां पे क्या होगा? EMF induced का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस M21 di upon dt. कुछ लोग कहेंगे कि सर M1 एंड M12 इक्वल्स टू तो M21 ही होता है. पहला केस में दो कॉइल्स के बीच का M तो सेम ही होगा, इस केस में और उस केस में. तो मैं बिल्कुल उसी लॉजिक को लगा करके यहाँ लिखता हूँ 25 मिलीवोल्ट, यानी 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. M12 अपने को पता नहीं था. di अपॉन dt कितना दे रहा है? 25, सॉरी, di अपॉन dt कितना है? 15 एम्पियर पर सेकंड, 15 एम्पियर पर सेकंड. तो M12 कितना हो गया? 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 15. क्लियर है क्या? अगर इसी को मैं पुट कर दूं, सब लोग सॉल्व करते चलो अगर कर पा रहे हो तो, और इसी M12 की वैल्यू एज इक्वल टू M21 है तो पुट कर देते हैं. तो इस केस में EMF इंड्यूस कितना आ रहा है? दूसरे केस में EMF इंड्यूस, ठीक है, M की वैल्यू आ गई है व्हेन कॉइल 2 हैज नो करंट. ठीक है. अच्छा, क्वेश्चन में दूसरे में EMF इंड्यूस नहीं पूछ रहा है, दूसरे में फ्लक्स लिंकेज सीधा सीधा पूछ रहा है. फ्लक्स लिंकेज दूसरे केस के लिए सिंपल सा क्या लगाएंगे हम लोग? दूसरे केस में सीधा सीधा कह सकते हैं कि टोटल फ्लक्स इक्वल्स टू M21 इंटू आई. क्लियर है? तो M21 की वैल्यू कितनी होगी? M21 की वैल्यू टोटल फ्लक्स 5 अपॉन आई कितना है? 3.6. दोनों केस को इक्वेट कर देते हैं, कितना हो जाएगा? 5 by 3.6 इक्वल्स टू 25 by 15 into 10 to the power minus 3. क्लियर है? देख लेते हैं. ये कितना हो जाएगा? 1.2 into 5 कितना हो जाएगा? 5 equals to 6 into 10 to the power minus 3, यानी 6 मिली वेबर. क्लियर है क्या सबको? क्या सबको बात समझ में आई? 6 मिली वेबर आया क्या? मैंने बोला पहले वाले केस में M निकालिएगा तो वो M12 आएगा. म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 के रिस्पेक्ट में सब कुछ 1 चेक कर रहा है. और दूसरे में M21 आएगा, म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1. लेकिन इसको कहते हैं बाय प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी. ठीक है. इसको कहते हैं कि अगर A by B सही है तो B by A भी सही है. तो इस केस में M12 सही है तो M21 भी सही है. M21 भी क्या होगा? इक्वल होगा. क्लियर? अपना आया 6 मिलीवेबर. आया? समझ में आ रहा है क्या सबको? चलो आगे बढ़ते हैं फिर. स्टिल रिस्पॉन्सेज बहुत कम है. मैं बहुत लोगों से उम्मीद करता हूँ कि एटलीस्ट रिस्पॉन्ड करेगा हमसे. एक और क्वेश्चन आता है. इस क्वेश्चन को 2 मिनट सोचो, मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन को. दिक्कत होगी तो. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. एनसीईआरटी में भी है इस तरह का. फिगर को बनाने की कोशिश करो पहले. द लास्ट क्वेश्चन के बाद सीधे हम लोग का ट्रांसफार्मर बचेगा.
वेरी लॉन्ग वायर यानी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट वायर, distance between wire and the nearest edge of the loop is d. ठीक है, ऐसा सही है क्या? बिल्कुल अनिकेत, बड़ा सिंपल सी बात है। देखो क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन में कभी म्यूचुअल इंडक्शन पूछ रहा है ना, तो म्यूचुअल इंडक्शन में सबसे पहले बोलो कि टोटल फ्लक्स कितना होगा। नॉन करंट जिसमें करंट पास नहीं कर रहा है उसमें टोटल फ्लक्स कितना पास करेगा, किसके वजह से? जिसमें करंट पास कर रहा है। तो मान लो मैं कह रहा हूं स्ट्रेट वायर की वजह से इस रेक्टेंगुलर कॉइल में फ्लक्स कितना होगा, तो क्या होगा? बी इंटू ए। लेकिन प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्योंकि हर जगह का बी सेम नहीं है, दूर बढ़ रहे हैं तो बी चेंज कर रहा है, यानी आप बिना इंटीग्रेशन का इसको नहीं बना सकते। तो सबसे पहले अपने को टोटल फ्लक्स निकालने की जरूरत है। टोटल फ्लक्स कैसे निकाला जाए, देखते हैं आदित्य, देखते हैं। टोटल फ्लक्स निकालना है, देखते हैं। काफी लोग आंसर ए आया है, ठीक है। मैं सिर्फ मैं पोल लॉन्च नहीं कर रहा हूँ बिकॉज आई वांट टू एक्सप्लेन दिस। तो हमने क्या किया कि एक्स डिस्टेंस पे हमने क्या किया, एक्स डिस्टेंस पे छोटा सा एलिमेंट कट कर, ठीक है। रेक्टेंगुलर शेप का ही है, रेक्टेंगुलर शेप का ही है, ठीक है। प्रत्युष सिंह सर आज तो क्लास नहीं था ना। हाँ प्रत्युष, आज बात रूटीन में ऑफ था, लेकिन आप खाली थे, मैं भी खाली था, ठीक है। कोई बात नहीं, वीडियोस, अच्छा कोई बात नहीं, वीडियो में देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, वीडियो में देख लेना, ठीक है। तो वीडियो प्रॉपर वीडियो में भेज दूंगा। तो एक्स है, तो एक्स डिस्टेंस पे हमने क्या किया, एक पतला सा डीएक्स लेंथ का एक एलिमेंट कट कर, ठीक है। अब ये डीएक्स एलिमेंट कैसा है समझने की कोशिश करिए, ऐसा। और ये कितने दूरी पे है वायर से, ये वायर से कितनी दूरी पे है, ये वायर से दूरी पे है एक्स डिस्टेंस पे, ठीक है। इसका साइज क्या है, dx, और इसका ये साइड कितना है, a। तो कोई मेरे को बोले इसके थ्रू कितना फ्लक्स पास करेगा, तो मैं तो सीधा कहूंगा इस जगह पे b कितना है, b होगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई x। क्लियर है क्या? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई x, b हो गया। और कोई मेरे से पूछे कि छोटे से एलिमेंट से फ्लक्स कितना होगा, d5 कितना होगा, मैं बोलूंगा b इंटू डी ए, छोटे से पार्ट का कितना हो जाएगा, इसका होगा b अपने पास देख लेते क्या, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स इंटू एरिया, एरिया कितना होगा, a इंटू डी एक्स। जस्ट गिव मी, जस्ट a इंटू डी एक्स। क्लियर है, यही होगा। तो अपने पास छोटे से एलिमेंट की वजह से फ्लक्स आ गया है, अपने को टोटल फ्लक्स निकालना है। टोटल फ्लक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे छोटे से एलिमेंट को। कहां से कहां तक, x ले लेंगे हम लोग, d से लेकर के हम लोग क्या ले लेंगे, d प्लस b तक, d प्लस b तक। थोड़ा सा इसको रब कर रहा हूं, ठीक है। एलिमेंट लेंथ कहां से कहां तक लेंगे, लेंथ लेंगे x इक्वल्स टू d से लेकर के, टोटल फ्लक्स इक्वल्स टू कितना होगा, x इक्वल्स टू d से लेकर के x इक्वल्स टू d प्लस b तक, ठीक है। और किसको इंटीग्रेट करना है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई x a dx। क्लियर है, देखते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है कि टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं, कितना हो गया, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए, कितना हो जाएगा, 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स, 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स। कहां से कहां तक, डी से लेकर के बी प्लस बी तक। इंटीग्रेट करेंगे तो ln x हो जाएगा, और फाइनल इंटीग्रेशन करके आ जाएगा म्यू नॉट आई ए बाई 2 पाई ln b प्लस d बाई d। बोलिए क्लियर है क्या, क्या सबको ये क्वेश्चन क्लियर है क्या? क्वेश्चन पूछ रहा है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए होगा, सही है, ए होगा, सही है। क्या ये सबको समझ में आया क्या? ये क्वेश्चन भी आ सकता है म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन ये तो फाई आया है, टोटल फाई इक्वल्स टू क्या होगा, एम इंटू आई।
तो m की वैल्यू कितनी, i से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, म्यू नॉट a अपॉन 2 पाई ln b प्लस d बाई d, ये फाइनल m की वैल्यू हो गई। बोलिए क्लियर है क्या? तो m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ia। सही है, क्लियर है? आप खुद ही सोचो कि बिल्कुल डिपेंड इस पे करेगा कि स्क्वायर को कितना पास रखोगे, जितना दूर रखोगे, जितना जोगे, ओरिएंटेशन जैसे बदलोगे वैसे ही m की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। सही है, क्लियर है? चलो बढ़िया। अब अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं, वो है ट्रांसफार्मर्स। ठीक है, अगर आप ट्रांसफार्मर की बात करते हो, ट्रांसफार्मर बेसिकली क्या होता है, तो एक डिवाइस है। ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस, ठीक है, जिसका काम क्या होता है, कि आपके वोल्टेज को अप करे या डाउन करे। जनरली इसका यूज कहाँ होता है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में। सबने ट्रांसफार्मर देखा है कि नहीं बचपन जीवन में? एवरीवन, किसी ने जीवन में ट्रांसफार्मर देखा है? बाकी लोगों ने देखा है? श्रेया के लिए देखते हैं, देखें, अच्छा देखें, सॉरी, ठीक है। हाँ, वो कार ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अच्छा, प्रत्युष ट्रांसफार्मर मूवी की बात कर रहा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। अच्छा नहीं देखें, चलो, तो मतलब कि सब लोग रोड पे ट्रांसफार्मर ही देखते रहते हो। ठीक है, बढ़िया। आगे बात करते हैं। तो ट्रांसफार्मर बेसिकली क्या होता है, आपके घर पे करंट का सप्लाई एट प्रॉपर वोल्टेज, इसी के लिए यूज करते हैं ट्रांसफार्मर। ठीक है, और जनरली इसी का एक छोटा फॉर्म होता है स्टेबलाइजर। नाम सुना है क्या? स्टेबलाइजर नाम सुना है क्या? ठीक है, हर डिवाइस में लगता है। उसका भी काम यही होता है कि वो भी वोल्टेज को क्या करे, कंट्रोल करे। ठीक है, सबके घर पे होगा जनरली। तो स्टेबलाइजर का काम क्या होता है, वो भी एक सही वोल्टेज पे डिवाइस को ऑपरेट करने में हेल्प करे। क्लियर है? तो जनरली हम लोग स्टेबलाइजर का यूज करते हैं हम लोग। तो ये दोनों बेसिकली एक ही तरह का काम करते हैं। सिंपल इनका मकसद क्या होता है कि इट चेंजेस द पोटेंशियल टू आइदर टू हायर वैल्यू और लोअर वैल्यू। ये पोटेंशियल को या तो हायर वैल्यू में डालता है या तो लोअर वैल्यू में डालता है। जो हायर वैल्यू में पोटेंशियल को डालता है उसको कहते हैं स्टेप अप, और जो वोल्टेज को कम कर देता है उसको कहते हैं स्टेप डाउन। ठीक, अब मान लो 13,000 वोल्ट पे करंट आ रहा है, मुझे चाहिए क्या उतना नहीं, मुझे 220 वोल्ट पे चाहिए। तो मुझे क्या चाहिए, स्टेप डाउन। मान लीजिए कि वोल्टेज बहुत ही कम है घर में और आप टीवी चलाना चाहते हो। ठीक है, 220 वोल्ट चाहिए टीवी चलने के लिए, और मान लीजिए 50 वोल्ट है, तो आप क्या करते हो, वोल्टेज को अप करते हो। किससे? स्टेप अप से। क्लियर है? स्टेप डाउन एंड स्टेप अप के अपने अपने यूजेस हैं। क्या तो ये, लेकिन इसमें खास बात क्या है रखना, कि इट चेंजेस एन अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस। यानी ये सिर्फ एसी में ही काम करता है, ये डीसी में कभी किसी काम का नहीं होता है। डीसी के लिए ट्रांसफार्मर का कोई यूज नहीं है। याद रखना, ट्रांसफार्मर हैज नो यूज फॉर डीसी, इट ओनली वर्क्स फॉर एसी। क्लियर है? सिर्फ एसी के लिए वर्क करता है, और इसीलिए एनसीईआरटी में इसको एसी चैप्टर में डाला गया था। रीजन के डाला गया, लेकिन हम क्यों पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में ये भी समझ लेते हैं। तो प्रिंसिपल क्या है इसका, किस प्रिंसिपल बेस्ड है? तो इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ पावर। तो प्रिंसिपल बेस्ड है। ठीक है, ये म्यूचुअल इंडक्शन पे बेस्ड है और कंजर्वेशन ऑफ पावर पे बेस्ड है। क्लियर है? तो म्यूचुअल इंडक्शन पे बेस्ड है, तो म्यूचुअल इंडक्शन के साथ ही पढ़ लेते हैं, फिर नए जगह जाने की क्या जरूरत है, साथ साथ दोनों पढ़ लेते हैं। तो इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ पावर। ये कंजर्वेशन ऑफ पावर बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब उसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन। किसी भी डिवाइस की जब बात करते हैं तो कंस्ट्रक्शन आता है इसके बाद। ठीक है, कंस्ट्रक्शन समझते हैं। ठीक है, कई तरह के आपके एनसीईआरटी में भी कई तरह के डायग्राम्स बने हुए होंगे। ठीक है, कई तरह के आपके ट्रांसफॉर्मर्स के डायग्राम बने होंगे। मैं बहुत सिंपल सा एक डायग्राम बनाने वाला हूँ, और मैंने जानबूझ के पहले से फिगर बना के पूरा लेके नहीं आया हूँ, ताकि आप फिगर बनाना भी सीख जाओ आपसे। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, सिंपल देखो, सही है। इस कॉइल को कहते हैं प्राइमरी कॉइल। क्लियर है? इस कॉइल को नाम दे रहे हैं हम प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी, क्लियर है? प्राइमरी कॉइल। और यहां पे हम एक एसी सोर्स लगाते हैं।
AC सोर्स, AC को डिनोट करने का तरीका ऐसे होता है, ठीक है, V सोर्स। क्लियर है क्या? हमने यहाँ पे एक बाहर से करंट सप्लाई कर दिया, यानी ये बाहर से करंट सप्लाई हो रहा है। क्लियर है? ये प्राइमरी कॉइल है अपना, जिसमें करंट है, ठीक है। अब दूसरा है सेकेंडरी कॉइल, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होना है, ठीक है, वो देखते हैं कैसा है। सही है। ब्लू वाला जो है वो क्या है? सेकेंडरी कॉइल। रेड वाला प्राइमरी कॉइल है, ब्लू वाला सेकेंडरी कॉइल। और इस पे अपने को क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा। ये आपका इनपुट है और ये आपका आउटपुट है। प्राइमरी में इनपुट है और सेकेंडरी में क्या है? आउटपुट है। किसी को कंस्ट्रक्शन में दिक्कत है क्या? एक क्या है, सिंपल सी बात समझो, कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। कंस्ट्रक्शन ऐसा होता है कि इस तरीके से अगर देखोगे तो प्राइमरी कॉइल में जितना भी फ्लक्स होगा वो सेकेंडरी कॉइल से भी लिंक्ड होगा। ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 100% भी कह सकते हैं लिंक्ड होगा, और 100% नहीं होगा तो लॉस हो जाएगा कुछ। लेकिन क्या कह सकते हैं कि पहले कॉइल का फ्लक्स बड़े आराम से दूसरे कॉइल के फ्लक्स में लिंक्ड होगा। क्लियर है क्या? क्या सबको डायग्राम समझ में आ रहा है क्या? क्या सबको कंस्ट्रक्शन समझ में आ रहा है क्या? प्राइमरी कॉइल है एनपी टर्न्स का, सेकेंडरी कॉइल है एनएस टर्न्स का। क्लियर है क्या? इधर एक तरफ से इनपुट है, दूसरी तरफ से क्या है? आउटपुट है। क्या सबको क्लियर है क्या? ठीक है, चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैंने बड़ी सिंपल सी बात कही, कि ये अपना टर्न्स है, इसमें कॉइल एक सॉफ्ट आयरन कोर की यूज करते हैं। तो सॉफ्ट आयरन कोर बेसिकली प्रेफरेबल मटेरियल है, ठीक है, बिकॉज ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जल्दी लूज कर देता है। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जल्दी यूज करता है। हम बाद में पढ़ेंगे सॉफ्ट आयरन कोर इसका यूज क्यों करते हैं, बट एक आयरन कोर पे हमने क्या किया? बाइंडिंग कर दिया। खैर आगे बढ़ते। ठीक है, अब बड़ी सिंपल सी बात है कि मान लीजिए मैं फिर से वही डायग्राम को बनाने की कोशिश करता हूँ, डायग्राम जो अभी हमने बनाया था, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, ये आपका है, मान लीजिए, ये मान लीजिए आपका कुछ सोर्स है, और सॉरी, ठीक है, ये आपका सोर्स है। ठीक है, और ये आपका फाइनली आउटपुट है। ठीक है, चलिए समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मैं कहता हूं कि मान लीजिए कि सबसे पहले ये सोर्स लगा रहे हो, तो सोर्स क्या है? एसी है। इस एसी की वजह से प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज करेगा। प्राइमरी कॉइल में अगर करंट चेंज करेगा तो ऑब्वियसली प्राइमरी कॉइल के थ्रू भी फ्लक्स चेंज होगा और सेकेंडरी कॉइल के थ्रू भी फ्लक्स चेंज होगा। बोलिए क्लियर है क्या? क्या मैं कह सकता हूं कि प्राइमरी कॉइल के थ्रू भी फ्लक्स चेंज होगा और सेकेंडरी कॉइल के थ्रू भी फ्लक्स चेंज होगा? और अगर प्राइमरी कॉइल के थ्रू भी फ्लक्स चेंज होगा, सेकेंडरी कॉइल के थ्रू भी होगा, तो दोनों के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। बोलिए क्लियर है क्या? मैं बड़ी सिंपल सी बात कह रहा हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस प्राइमरी कॉइल के थ्रू कितना होगा। तो प्राइमरी कॉइल के थ्रू बड़ा सिंपल सा बात है कि सिंपल माइनस नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल इनटू डी फाई अपॉन डी टी। मान लेते हैं प्राइमरी कॉइल के पास। क्या सबको समझ में आ रहा है क्या? 5p हमने लिया। क्लियर है? अब मैं बोलता हूं कि सिमिलरली अगर कह सकता हूं ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल इक्वल टू क्या होगा? माइनस एनएस डी फाई अपॉन डी फाई एस बाई डी टी। क्लियर है? फ्लक्स थ्रू प्राइमरी कॉइल और फाई एस कितना हो गया? फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी कॉइल। तो मैंने बोला कि फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर, फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर का मतलब क्या होता है? आइडियल ट्रांसफार्मर का मतलब होता है कि आपका 100% फ्लक्स लिंकेज है, 100% फ्लक्स लिंकेज। यानी आपका जो 5p है, यानी फ्लक्स थ्रू प्राइमरी कॉइल है, सेम फ्लक्स क्या है? फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी
क्वाइल, यानी प्राइमरी क्वाइल का 100% फ्लक्स जो है वो सेकेंडरी क्वाइल से पास कर रहा है। तो अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो क्या बड़े आराम से नहीं लिख सकते हैं क्या हम लोग EP इक्वल्स टू माइनस NP d∅/dt इक्वल्स टू फाई ले लेते हैं, और ES इक्वल्स टू माइनस NS d∅/dt। बोलिए इसमें कोई तकलीफ है क्या? मैंने अगर आइडियल एक ले लिया, मैंने एक आइडियल कंडीशन ले लिया, तो NP इंटू d∅/dt और NS इंटू d∅/dt। तो अगर मैं रेशियो ले लूं EMF अक्रॉस या वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी क्वाइल डिवाइडेड बाय वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी क्वाइल इक्वल्स टू NP/NS। क्लियर है? बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। या इसको जनरली जो यूज करते हैं हम लोग ES यानी सेकेंडरी क्वाइल बाई प्राइमरी क्वाइल इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स थ्रू सेकेंडरी क्वाइल बाई नंबर ऑफ टर्न्स थ्रू प्राइमरी क्वाइल। ये जनरल फॉर्म। क्लियर है क्या? यानी पूरा जो EMF का इंडक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स। क्लियर है क्या? नंबर ऑफ टर्न्स, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस टॉपिक। ठीक है, सब कुछ नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रहा है। ये आपका इस केस में इनपुट मान लो और ये इस केस में आउटपुट मान लो। इनपुट, ठीक है, सिंपल सी बात है, इनपुट है और आउटपुट है, यानी इनपुट वोल्टेज आउटपुट। ये मान लेते हैं अगर E प्राइमरी और ये क्या है अपना E सेकेंडरी। क्लियर? याद रखिए इनपुट और आउटपुट। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, NS/NP को कहते हैं, याद रखिएगा, नोट करके मैं लिखवा रहा हूं, NS/NP को कहते हैं हम लोग, NS/NP को कहते हैं हम लोग टर्न्स रेशियो, TR। NS/NP को कहते हैं, ठीक है वर्षा, एक बार ऊपर का स्लाइड दिखा दो। NS/NP को कहते हैं टर्न्स रेशियो, जल्दी देख लीजिए वर्षा। NS/NP को हम लोग नाम देते हैं टर्न्स रेशियो। ठीक है, जल्दी देखो। हो गया वर्षा, देख लिया? ठीक है, चलो अब देखो, याद रखिएगा, अगर टर्न्स रेशियो का वैल्यू 1 से ज्यादा है, अगर TR का वैल्यू 1 से ज्यादा है, यानी सेकेंडरी टर्न्स प्राइमरी टर्न्स से ज्यादा है। ठीक है, सेकेंडरी टर्न्स क्या है, प्राइमरी टर्न से ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप। याद रखिएगा, अगर बाद वाला टर्न ज्यादा होगा तो वोल्टेज बढ़ाएगा, ये क्या होगा? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्लियर है? और अगर TR की वैल्यू 1 से कम होगी तो स्टेप डाउन। और बताओ, अगर TR का वैल्यू 1 हो जाए तो क्या होगा? अगर TR का वैल्यू 1 हो जाए तो क्या होगा? तो देखो, बाद वाला टर्न ज्यादा होगा, बाद वाला टर्न ज्यादा होगा मतलब वोल्टेज बढ़ रहा है, जितना ज्यादा टर्न उतना ज्यादा वोल्टेज। तो सेकेंडरी का टर्न ज्यादा तो वोल्टेज बढ़ाने के लिए काम आएगा, सेकेंडरी का टर्न कम होगा तो वोल्टेज घटाने के काम आएगा। क्लियर? स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। प्रगति इज आइडियल, नहीं प्रगति, TR का मतलब किसी काम का नहीं है। अगर वोल्टेज को चेंज ही नहीं कर सकते हैं हम लोग, वोल्टेज को चेंज ही नहीं करना है तो काय को टाइम वेस्ट करेंगे इस पे? मैंने तो सही पूछ दिया था। ठीक है, तो TR1 का कोई पॉइंट नहीं है, वोल्टेज चेंज नहीं कर सकते तो क्या फायदा? क्लियर है? ये तो एक पॉइंट हो गया, याद रखना है ES/EP इक्वल्स टू NS/NP। लेकिन हम एक पॉइंट भूल गए, वो पॉइंट क्या था? वो था कंजर्वेशन ऑफ पावर। ठीक है, हमने बात किया था कि ये कंजर्वेशन ऑफ पावर पे डिपेंड करता है, कंजर्वेशन ऑफ पावर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंजर्वेशन ऑफ पावर। ठीक है, इनपुट आउटपुट के तौर पर भी इसको लिख सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ पावर क्या होता है? याद रखिएगा, इनपुट पावर इक्वल्स टू आउटपुट पावर। सिंपल, इनपुट पावर इक्वल्स टू आउटपुट पावर। इनपुट पावर क्या है? इनपुट पावर है, सिंपल कह सकते हैं, इनपुट क्या है? EMF अक्रॉस प्राइमरी कॉइल इनटू करंट अक्रॉस प्राइमरी कॉइल। EMF अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल इक्वल्स टू करंट ऑफ सेकेंडरी कॉइल। क्लियर है? तो बड़े सिंपल सी बात है, लिख सकते हैं ES/EP equals to ES/EP equals to IP/IS। क्लियर है क्या? उल्टा
उल्टा यहीं पे कहते हैं कि ऑलमोस्ट ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वोल्टेज और करंट जो है वो ऑलमोस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आपका वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट घट जाएगा, अगर वोल्टेज घटेगा तो करंट बढ़ जाएगा, क्योंकि पावर कांस्टेंट होना चाहिए। सिंपल सी बात है, पावर कांस्टेंट होना चाहिए। इसीलिए V जो होता है इस केस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I की तरह बिहेव करता है, ठीक है। बिकॉज पावर कांस्टेंट में VI कांस्टेंट होता है, V बढ़ेगा तो I घटेगा, I बढ़ेगा तो V घटेगा। तो अब इस केस में देखते हैं ES by EP इक्वल्स टू IP अपॉन ES। तो अब फाइनल फॉर्मूला कितना आ गया, अब तक का टोटल फाइनल फॉर्मूला आ गया ES अपॉन EP इक्वल्स टू NS अपॉन NP इक्वल्स टू IP। बोलिए क्लियर है? उल्टा करंट का बिल्कुल क्या होता है, ऑपोजिट होता है। बोलिए क्लियर है? सबको क्या वर्किंग समझ में आ गया क्या एवरीवन? क्या सबको ट्रांसफार्मर का वर्किंग समझ में आ गया? सारा खेल टर्न्स का है, बहुत सिंपल वर्किंग है इसका। एग्जाम में बड़े आराम से इसको आएगा तो लिख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू आवर लास्ट पार्ट ऑफ टुडे, ठीक है, एनर्जी लॉस। ट्रांसफार्मर में बेसिकली क्या होता है कि बहुत से एनर्जी लॉस के बहुत सोर्सेज होते हैं। सबसे पहला सोर्स क्या होता है, देखो सारा खेल ट्रांसफार्मर क्या है, कंजर्वेशन ऑफ पावर। ये फेल होने के कितने तरीके हैं? पहला तरीका है रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग। ये जो वाइंडिंग आपने किया है, ये कौन सा वायर यूज किया होगा? कॉपर वायर यूज किया होगा, कॉपर वायर यूज किया होगा। कॉपर वायर ऑब्वियसली बहुत हीटिंग होगी, उसमें बहुत एनर्जी, सॉरी उसमें रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस की वजह से बहुत से एनर्जी का लॉस होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विल बी डिसिपेटेड, ठीक है। तो लार्ज लॉस ड्यू टू रेजिस्टेंस पहले तो आपको वाइंडिंग्स में मिल जाएगा कॉपर वायर की वजह से, ठीक है। दूसरा है एडी करंट। एडी करंट तो होगा ही, क्योंकि आप कोई भी ले रहे हो मेटेलिक बॉडी ले रहे हो और उसके थ्रू आप बार बार, एसी है ना, डीसी तो है नहीं, एसी का मतलब करंट क्या होता है, करंट चेंज करते रहे। तो करंट चेंज करते रहेगा तो आप कह सकते हो कि सबसे पहले एडी करंट की वजह से आपको क्या होगा, बॉडी हीट हो जाएगी, ट्रांसफार्मर हीटन अप हो जाएगा और हीटन अप होने की वजह से वो बहुत सारी एनर्जी रिलीज कर देगा। क्लियर? तो क्या करें, इसका क्या तरीका अपनाएं इसको ठीक करने के लिए? क्या तरीका अपनाएं? तो एडी करंट के लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि लैमिनेटेड कोर यूज करते हैं। मैंने एडी करंट बताया था, लैमिनेटेड कोर, एडी लॉस को रिड्यूस करने के लिए लैमिनेटेड कोर, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। सॉरी गाइस, टुक सम टाइम, ठीक है। तो तीसरा है हिस्टेरिसिस लॉस, ठीक है। थर्ड वन इज हिस्टेरिसिस लॉस। हिस्टेरिसिस लॉस क्या है? हिस्टेरिसिस लॉस अपना है कि हिस्टेरिसिस लॉस में क्या होता है कि एक्चुअली कोई बॉडी है, मैग्नेटिक सॉफ्ट आयरन कोर लिया, उसको बार बार आप मैग्नेटाइज कर रहे हो, डीमैग्नेटाइज कर रहे हो, करंट बढ़ रहा है, करंट घट रहा है। तो मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज बार बार करने से क्या होता है कि बॉडी क्या होता है, बॉडी में हीटिंग इफेक्ट आ जाता है और इसके वजह से भी हमें कुछ एनर्जी का लॉस हो जाता है। तो तीसरा है हिस्टेरिसिस लॉस। बाई सिंपल कह सकते हैं कि बाई कंटिन्यूअस मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। एंड चौथा तो बहुत ही क्रूशियल है, फ्लक्स लीकेज। फ्लक्स लीकेज, ये क्या कह सकते हैं, फ्लक्स लीकेज। ये सारा का सारा डेरिवेशन एक ही असम्पशन पे है कि हमारा 100% फ्लक्स पास कर रहा है, ठीक है, जो कि एक्चुअली होता नहीं। तो 100% जब फ्लक्स पास नहीं कर रहा है तो मैं कह सकता हूं कि यहां भी एनर्जी का लॉस होगा। क्लियर है क्या? यही है एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर। और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी खत्म हो गया, ठीक है। इसी टॉपिक के साथ हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। क्लियर है?
एनर्जी लॉसेज इन ट्रांसफार्मर, ठीक है। एक एलआर सर्किट वाला एक्स्ट्रा क्लास में बताया मैं मुझे, ठीक है। खैर चलो 2-3 जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लेते हैं, अगले टॉपिक खत्म हो जाए। 3 क्वेश्चन है अपने पास, जल्दी जल्दी कर सकते हैं इसको। अनिकेत इज आस्किंग, तो जब होता नहीं है तो 100% कहते हैं क्यों भाई? फॉर्मूला कैसे डिराइव होगा? आइडियल, पोल लॉन्च कर रहा हूँ। ट्रांसफार्मर से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, इजी ही होता है, एक ही तो फंडा है, कंजर्वेशन ऑफ पावर। पोल लॉन्च कर दिया, रिप्लाई टू द पोल, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। ठीक है, जल्दी जल्दी। ईएमएफ अक्रॉस प्राइमरी कॉइल अपने को दिया हुआ है 120 वोल्ट, ठीक है। तो ईएस निकाल सकते हैं क्या? सब लोग? एनपी बाई एनएस अगर कोई बोले, एनपी बाई एनएस इक्वल्स टू ईपी बाई ईएस, 1/8 equals to 120 by ES, EP by ES। देखते हैं ES, ES की वैल्यू कितनी आई? ES की वैल्यू आई है 960 वोल्ट। अपने पास R दिया हुआ है 10 to the power 4 ओम, तो I हो जाएगा E अपॉन R, यानी कितना हो जाएगा? 0.9, सॉरी 9 क्या हो जाएगा? 960 इंटू 960 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 4, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, 96 इंटू 10 टू द पावर -3 यानी 96 मिली एम्पियर। सही है, चलिए सही है, आगे बढ़ते हैं। मेजॉरिटी हैव रिप्लाइड करेक्टली, बस स्टिल बहुत लोगों का रिप्लाई नहीं आया, और बहुत सिंपल फॉर्मूले बेस्ड था ये क्वेश्चन। एनपी अपॉन एनएस दिया हुआ है और ईपी दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है? आपको ईएस निकाल लेना है बड़े आराम से। अब सेकेंडरी क्वाइल के अंदर वोल्टेज पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो करंट नहीं निकल जाएगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं।
क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। इस क्वेश्चन का लैंग्वेज कंफ्यूज करने के लिए दिया है बहुत ज्यादा, कुछ क्वेश्चन में दम नहीं है। You have got two answers. मेंस केबल आपका इनपुट है, याद रखिएगा, मेंस केबल आपका इनपुट है और आउटपुट आपका 140 वॉट है। अगर आप इनपुट पावर निकालना चाहते हैं, अगर इनपुट पावर निकालना चाहते हैं तो क्या होना चाहिए, 240 इंटू 0.7 इनपुट पावर, ठीक है, क्योंकि मेंस लाइन में 240 जो है वो मेंस वोल्टेज है और करंट है 0.7। तो आप इससे निकालिए, सबसे पहले आप इससे निकाल सकते हैं क्या, इनपुट पावर कितना आ रहा है, 168 वॉट। आउटपुट पावर दे रहा है कि 140 वॉट चाहिए हमको। तो एफिशिएंसी क्या होगा, सिंपल एफिशिएंसी अगर कोई पूछता है तो एफिशिएंसी क्या होगा, सिंपल लिखते हैं, आउटपुट बाय इनपुट इनटू 100। कोई बेसिक चीजों का भी एफिशिएंसी क्या होता है, आउटपुट बाय इनपुट इनटू 100। तो आउटपुट कितना है, 140 बाय 168 इनटू 100। क्लियर है क्या? ठीक है, कितना आ रहा है, 10, 5, 6, 500/6 आ रहा है क्या परसेंट, यही आ रहा है क्या, 83.3%। सही है क्या? सबको लॉजिक समझ में आया क्या? मैं क्वेश्चन में कह रहा हूं कि करंट इन द मेंस केबल और आउटपुट, ये आप एग्जांपल है कि 100% एफिशिएंसी नहीं होती है। एफिशिएंसी जो होती है वो हम अज्यूम करते हैं आइडियल में कि 100% होगी, बट जनरली एफिशिएंसी जो होती है वो 100% नहीं होता है। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, बाकी दो क्वेश्चन आप घर पे खुद से कर लेना। क्वेश्चन पढ़ते हैं सब लोग। प्राइमरी कॉइल में हमारा वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट एंड करंट 5 एम्पियर। सेकेंडरी वोल्टेज दिया हुआ है इतना, करंट इन द सेकेंडरी, नेगेट लॉसेस। बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये। 100% एफिशिएंसी, कंजर्वेशन ऑफ पावर लगा दीजिए सीधा सीधा। बढ़िया, बढ़िया प्रत्युष, सही है।
जल्दी, इसमें इतना टाइम नहीं दे सकते ना, क्वेश्चन इजी है। पावर कांस्टेंट वीआई कांस्टेंट होना चाहिए। 220 into 5 must be equal to 22,000 into I। सीधा से यही है। अब I कितना हो जाएगा, ये 10 है। I कितना होगा 5/100 यानी 0.05। क्लियर है, 0.05 एम्पियर आएगा कल। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, लास्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है, ये आपको पता है। ठीक है, कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज लैमिनेटेड ड्यू टू व्हाट, टू रिड्यूस व्हाट लॉस, व्हाट लॉस वी रिड्यूस, लैमिनेटेड कोर, थ्रू लैमिनेटेड कोर। कौन सा लॉस रिड्यूस करते हैं लैमिनेटेड कोर से? बढ़िया, एडी लॉस। ठीक है, दिस इज इट फॉर टुडे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट रेगुलर क्लास में अल्टरनेटिंग करंट शुरू हो जाएगा, एसी। ठीक है, आपका एसी शुरू हो जाएगा होपफुली। एसी खत्म होने में अबाउट 4 दिन लगते हैं। ठीक है, एसी विल टेक एटलीस्ट 4 days टू कंप्लीट। उसके बाद हम मॉडर्न शुरू करेंगे, मॉडर्न फिजिक्स। हमारा सिलेबस का टाइम टेकिंग के हिसाब से देखो 70% पार्ट खत्म हो चुका है। आदित्य, एलआर सर्किट संडे को रखने की कोशिश करता हूँ, ये टाइम संडे ही बेस्ट होगा, या किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास के जगह पे एलआर सर्किट का क्लास रख दूंगा। ठीक है, बहुत स्पेसिफिक क्लास, एक क्लास लगेगा हार्डली। चलिए, वी आर डन विद द क्लास। ठीक है, आपको क्लास फाइल मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी आपको। चलिए, हैव अ नाइस डे। सर ऑप्टिक्स सबसे लास्ट में, क्योंकि ऑप्टिक्स का फर्स्ट पार्ट आप काफी कुछ पढ़ चुके हो, और सेकंड पार्ट जो है फर्स्ट, क्योंकि 10th वाला कॉन्सेप्ट रिपीट है, और वेव ऑप्टिक्स आपका इंपॉर्टेंट है उसमें, मैं बिल्कुल नहीं जानता आप कुछ भी। ऑप्टिक्स हम सबसे लास्ट में पढ़ते हैं। ओके, चलो बाय बाय। बता दूंगा, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो, जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए। सारी डिटेल्स हमारे पास हैं, जरूरत नहीं पड़ती है। वैसे होगा तो मैं जरूर बता दूंगा आपको क्या आना है।